ओके, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था नया चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का टैबलेट। टैबलेट सब लोगों को पता चल गया क्या होता है। फिर हम लोगों ने टैबलेट की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ टैबलेट। तो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था क्या, टैबलेट जो कि हम लोग ओरली लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था ना, उसमें क्या क्या पढ़ा था, कंप्रेस्ड टैबलेट पढ़ा था, मल्टीपल, हाँ मल्टीपल कंप्रेस्ड पढ़ा था, और एंट्री कोटेड पढ़ दिया था, ओके, और चुएबल पढ़ दिया था, वेरी नाइस, और फिल्म कोटेड पढ़ दिया था, और शुगर कोटेड पढ़ लिया था, और कंट्रोल्ड रिलीज पढ़ लिया था। इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है? सबको ठीक है, क्लियर है ये? ओके, चलो ओरल वाले तो हमने पढ़ लिए। अब कुछ टैबलेट ऐसी होती हैं जिनको हम ओरल कैविटी में देते हैं, ठीक है? तो उसमें जो पहला कैटेगरी है वो क्या है, बकल टैबलेट। अच्छा, बकल टैबलेट कैसे समझाऊं? सुरती गुटखा खाने वाले, सुरती मेनली टोबैको, देखे हैं कोई किसी ने? क्या करते हैं वो, बनाते हैं, कहाँ डालते हैं? चीक और दांत के बीच में डालते हैं ना, सबने देखा है? ओके, तो वही क्या है हमारा बकल टैबलेट है। वो जो एरिया है जहां पर को सुरती डालते हैं वो कौन सा एरिया है, बकल एरिया है, जो कि क्या है, चीक और दांत के बीच में है, ठीक है? तो हमारी कुछ कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो जिसको हम लोग क्या करते हैं, इसी रूट से लेते हैं। इसके पीछे का साइन समझाऊंगी। ये दोनों एक साथ ही ले लो। दूसरी है क्या, सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब जीभ, उसके सब मतलब उसके नीचे। तो जब आप लोग अपनी जीभ, टंग है जो आप लोगों की, उसके नीचे आप लोग देखोगे ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे वेन्स होते हैं, ब्लू ब्लू कलर की नसें होती हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कुछ ऐसी टैबलेट हैं, जैसे बकल टैबलेट है, वो तो दांत और चीक के बीच में हम इस साइड को डालते हैं, जैसे सुरती डालते हैं, और एक होती है कि जीभ के नीचे डालते हैं टैबलेट। उसका क्या रोल होता है, देखो मैंने आप लोगों को बायो अवेलेबिलिटी बताया था। मैंने कहा था ना कि हम कोई भी टैबलेट लेते हैं वो पेट में जाएगी, पेट में जाके उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसइंटीग्रेट मतलब टूटेगी टैबलेट, उसके बाद डिसोल्यूशन होगा, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होगी। उससे पहले मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब वो पेट में रहती है, मतलब ब्लड में पहुंचने से पहले उसका एक बार मेटाबॉलिज्म हो जाता है, बोला था ना। और उस मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है कि अगर हम लोगों ने 100 mg सपोज टैबलेट दी है, तो 30 mg उसका क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, मेटाबोलाइट हो, मेटाबॉलिज्म हो गया। तो कितनी 70% ही हमारी कहाँ पहुंची, ब्लड में पहुंची। ली हमने 100 की, पहुंची कितनी, 70। तो ये दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ इस दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि 100 की 100% हमारे सीधे ब्लड में पहुंच जाए। उसके लिए हमने एक चीज पढ़ी थी कि क्या, आईवी, हाँ इंजेक्शन डायरेक्टली वेन्स में लगा देते हैं, तो 100% हमें बायो अवेलेबिलिटी मिल जाती है। और बायो अवेलेबिलिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं, इन दोनों रूट से। अब जैसे आप लोगों की जीभ के नीचे क्या है, बहुत सारी मल्टीपल क्या है, नसें हैं, डायरेक्टली वहां पर को ब्लड फ्लो करता है। तो आप लोग कोई टैबलेट लोगे, जीभ के नीचे रखोगे, उस टैबलेट का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली कहाँ होगा, नसों के थ्रू कहाँ होगा, ब्लड में होगा। तो ना टैबलेट पेट में जाएगी, ना टैबलेट का प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म होगा, यानी ब्लड में पहुंचने से पहले उसका मेटाबॉलिज्म होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मोस्टली ज्यादा से ज्यादा जो ड्रग है वो कहाँ पहुंच जाएगी, ब्लड में पहुंच जाएगी। तो इसीलिए तो जो टोबैको वगैरह खाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उनको इंस्टेंट असर होता है, कभी नोटिस किया है? टोबैको लेते ही तुरंत एकदम से असर हो जाता है, ऊपर से वो भी ले लेते हैं चूना उसके साथ। तो क्या करता है चूना, टोबैको का पेनिट्रेशन मतलब उसको ब्लड में जल्दी जल्दी भेजता है। यही इसलिए डालते हैं, डायरेक्टली नसें हैं, तो तुम लोग टोबैको डालोगे तो उसका कंटेंट सीधे कहाँ चले जाएगा, ब्लड में चले जाएगा। सेम सुरती वाला ही कॉन्सेप्ट लगा लो ड्रग के साथ। तो यहां तुम लोग डायरेक्टली ड्रग को बकल में प्लेस करोगे, ये है बकल कैविटी, या फिर जीभ के नीचे रखोगे, तुरंत उसका एब्जॉर्प्शन होगा और ज्यादा से ज्यादा ड्रग कहां पहुंच जाएगी, ब्लड में पहुंचेगी और ज्यादा से ज्यादा तुम्हें असर देगी। इन दोनों में किसी को कंफ्यूजन? ये तुम्हारा काम है ढूंढना, ठीक है? बहुत सारी ऐसी टैबलेट है, उसके फॉर्मुलेशन है जो कि मीठी मीठी टाइप की जो गोलियां होती हैं। अच्छा,
ऑनडानसेट्रॉन, किसी को वो होता है, क्या कहते हैं, वोमिटिंग होती है, ऑनडानसेट्रॉन की टेबलेट लेते हो ना, छोटी छोटी सी, मीठी होती है ना वो, तो रास्ते में चलते हो, फाड़ते हो, टॉफी की तरह खा जाते हो, तुरंत डिसॉल्व भी हो जाती है। वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। डायरेक्टली उन नसों के थ्रू कहाँ चले जाएगी, सीधे ब्लड में पहुंच जाएगी, एक्शन दे देगी, और आप लोग देखते होंगे उस ऑनडानसेट्रॉन का असर तुरंत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को, अब देखो एग्जाम्पल, मैं इधर समझाते रहूंगी, एग्जाम्पल आप लोगों को खुद ढूंढने पड़ेंगे। एग्जाम्पल ढूंढने से क्या होगा कि आपको और ज्यादा डीप नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए। ओके, अगला है ट्रोचेस और लोजेंजेस। लोजेंजेस मैंने पहले ही बोल दिया, विक्स की गोली, स्ट्रेप्सिल, जो भी है, जैसे गला खराब हो गया, खिचखिच हो गई, जो भी है, तो ये जो भी, मतलब हम लोग टॉफी इनफेक्ट भी, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, इन सबको लोजेंजेस कहते हैं। कहीं कहीं पर जैसे हम लोग तो टॉफी वगैरह बोल देते हैं, अगर तुम लोग थोड़ा बाहर को जाओगे, ठीक है, वेस्ट बंगाल या फिर ऐसे थोड़ा बाहर को निकल जाओगे, तो वहां ना दुकान में भी लोग लेने कुछ भी जाते हैं तो बोल देते हैं टॉफी, टॉफी दे तो नहीं कहेंगे, लोजेंजेस दे तो बोलेंगे, टॉफी ही लोजेंजेस है। ठीक है, और विक्स भी तो एक टॉफी है ना, तो वो क्या है, लोजेंजेस है। वो क्या करेंगे, हम लोग मुंह में लेते हैं, उसकी वजह से फिर क्या होता है, मुंह में ही डिसॉल्व होता है और गले के थ्रू नीचे जाता है। तो गले में जो भी दिक्कतें हैं हम लोगों को, कोल्ड वगैरह, कफ वगैरह, अगर गले में कोई इन्फेक्शन भी है तो वो उसको ठीक करते हुए, सूट करते हुए नीचे को जाता है। ठीक है, जैसे कोई कोई, जैसे सपोज तुम्हारे गले में ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, तुम लोगों को वो हो गया है, कोल्ड वगैरह कुछ हो गया है और गले में ना एकदम इरिटेशन सी हो रही है, तो अब हम लोगों ने कहा कि मतलब खूब ज्यादा इरिटेशन हो रही है, एकदम वो वाली सूखी सूखी वाली खांसी हो रही है, मतलब हम बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं कि जैसे एनेस्थीसिया तो सबने पढ़ रखा है ना, एनेस्थीसिया वो क्या कर देता है, उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है। तो हम एक ऐसा लोजेंज बनाएंगे, लोजेंजेस, जिसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, थोड़ा बहुत एनेस्थीसिया डाल देते हैं, ठीक है, और कफ को कम करने की दवाइयां डाल देते हैं। तो अब इसको हम लोग मुंह पे एज अ टॉफी खाया और उसके बाद वो मुंह पे ही घुल गया, मुंह पे ही घुल के जो एनेस्थीसिया है वो गले से होते हुए नीचे को जाएगा, तो इस वाले पोर्शन को क्या करेगा, वो शांत करते हुए, सुन करते हुए, ठीक करते हुए जाएगा। ठीक है, तो जो कुछ कुछ हमारी एनेस्थीसिया वाली प्रिपरेशन भी होती है, जिसको हम लोजेंजेस के फॉर्म पे भी देते हैं, और लोजेंजेस का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका स्ट्रेप्सिल या फिर विक्स। ठीक है, उसके बाद है डेंटल कोन। दांत दांत मतलब जैसे रूट कैनाल किस किस का हुआ है, आरसीटी, रूट कैनाल दांत में नहीं हुआ है किसी का। जैसे अगर क्या होता है कि आप कभी, आप लोगों के दांत वगैरह में दर्द हो गया, मोस्टली दांत क्या हो गया, थोड़ा सा खराब हो गया, डेंटिस्ट बोलेगा कि उस दांत को रिमूव करना है या फिर एक्सट्रैक्ट करना है या फिर मतलब तुम लोगों को क्या कहते हैं, आरसीटी करना है। ठीक है, तो वो दांत को निकालेगा तो वो पर्टिकुलर स्पेस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। हो सकता है वहां पर कोई एक ऐसा गड्ढा टाइप का बन जाएगा उस स्पेस पे, तो वहां क्या होता है, बैक्टीरिया के ग्रो होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो हमारे डेंटल कोन्स होते हैं वो हमारे कुछ इस तरीके के होते हैं, मतलब जैसे तुम्हारे दांतों का जब आरसीटी वगैरह कुछ भी होता है, दांत निकलवाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है, नाप लेता है, देखा होगा किसी ने, नाप लेता है, तो उस नाप का क्या होता है, एक कोन बन जाता है, एक कोन वो लोग बनाते हैं, और जहां से दांत निकालते हैं वहां पर कोई एक कोन फिट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारी जो रूट्स हैं वो सेफ रहेंगी, वो एरिया जो है उसको क्लीन करके फिर ये डेंटल कोन डालता है, तो वहां पर को बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जहां से दांत निकाला जाता है वो जो गड्ढा है उसको फिल करने के लिए क्या यूज होते हैं, डेंटल कोन। अब इनमें से किसी को कोई दिक्कत, कौन सा वाला, डेंटल कोन में कुछ नहीं है, डेंटल कोन में जैसे आपका एक दांत निकाला, तो बहुत सारे दांत है, उनके बीच का एक दांत निकाल दिया तो वहां पर को गड्ढा हो गया। अब क्या होगा, अगर उसको ऐसा ही ओपन छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि वहां मतलब कैविटी वगैरह जम जाए, बैक्टीरिया ग्रो कर जाए, उसकी वजह से इन्फेक्शन और बढ़ सकता है, और भी दांत खराब हो सकते हैं। तो उस एरिया को हमें क्लोज करना है, उसको भर देते हैं, हाँ, तो वो डेंटल कोन। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी में चलूं। ओके, इसको नोट कर लेना, नोट्स मिल जाएंगे। पूजा, तुमने एपिलेप्सी के नोट्स मांगे थे ना, मैं आज दे दूंगी, ठीक है।
ओरल कैविटी हो गया है। अदर रूट जैसे इम्प्लांटेशन, अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों ने कभी देखा है कि ड्रग्स ड्रग्स का सप्लाई होता है, मतलब उसका पकड़े पकड़े जाते हैं वो लोग, तो क्या करते हैं कि स्किन के किसी पार्ट में कट करके ड्रग अंदर ले लेते हैं अपनी बॉडी के और फिर दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, सुना है? हाँ, एक कैप्सूल जैसे में ड्रग को मतलब फिल करके, ड्रग्स मतलब वही वाइट वाइट सब्सटेंस जिससे नशा वगैरह करते हैं, इलीगल होता है ना वो। हाँ, तो बॉडी के अंदर उसको ले लेते हैं ताकि डिटेक्ट ना हो पाए, और फिर कहीं जाके फिर वो बॉडी को कट करके वो ड्रग निकाल लेते हैं और सप्लाई करते हैं, ऐसा होता है मतलब हाई लेवल पे। ये तो वैसे बता दिया। अच्छा, इम्प्लांट मतलब क्या होता है कि किसी भी ड्रग को, ठीक है, किसी की ड्रग को एक ऐसे मतलब एक ऐसी फॉर्मुलेशन जैसी बनाई दी जाती है, ये क्या हो गया, एक कोटिंग हो गई, ठीक है, ये कोटिंग हो गई, इस कोटिंग के अंदर है हमारी ड्रग। इस ड्रग को हमने अपनी बॉडी में सबक्यूटेनियस होता है, मतलब स्किन के अंदर जो मसल्स जैसे होते हैं उसमें हम लोगों ने इसको डाल दिया, स्टिचिंग की, फाड़ा और इस ड्रग को अंदर डाल दिया, उसके बाद स्टिच लगा दिए। अब क्या होगा, थोड़े थोड़े टाइम बाद ये ड्रग निकलते रहती है, जैसे जैसे ये जो कोटिंग है, इसकी जो लेयरिंग है, ये थोड़ी थोड़ी सी ऐसे धुंधली होते जाती है, मतलब निकलते रहती है, तो अंदर से ड्रग बॉडी में निकलते रहती है, लंबे समय तक सप्लाई करते रहती है ड्रग को, ये बॉडी के अंदर ही होता है, हमने एक बार डाल दिया उसके बाद वो अंदर ही अंदर रिलीज होते रहती है, तो इसको कहते हैं हम इम्प्लांट। अब देखो एक चीज है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव सबको पता है क्या होता है? नहीं पता कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? आईयूडी वगैरह, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस वगैरह जो डालते, कॉपर टी वगैरह, कॉपर टी तो सुना होगा सबने। हाँ, तो कॉपर टी तो एक डिवाइस हो गया जिसको मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी वगैरह रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी बहुत सारे ये आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं जिनको क्या कर देते हैं ना, कि जैसे कोई होता है आई पिल वगैरह कंटिन्यू लेते रहता है, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, सब लोगों ने सुना होगा आई पिल्स को अगर रेगुलर ले तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो क्या करता है डॉक्टर कि 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए या फिर 6 साल के लिए, इस तरीके से अलग अलग ड्यूरेशन होता है उसमें, वो क्या कर देते हैं फीमेल की बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, उनको डाल देता है कि उससे उसके सबक्यूटेनियस एरिया में कॉन्ट्रासेप्टिव को डाल देगा। अब कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होगा कि जब जब मतलब वो बॉडी में उन हॉर्मोन्स को धीरे धीरे रिलीज करते रहेगा, तो हमें क्या होगा कि आईपिल वगैरह लेने की जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी वो बॉडी में रहेगा, तो इस तरीके से प्रिकॉशंस लेने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्ट्रासेप्टिव, एक बार डाल दो 6 महीने तक छुट्टी, कुछ नहीं लेना है तुम लोगों को, वो जो ड्रग है वो बॉडी में ब्लड में रिलीज होते रहेगी अपने टाइम, इससे उतने सच उतने नुकसान नहीं होंगे। लेकिन हाँ मतलब अब कुछ बहुत साइड इफेक्ट तो हर कोई ड्रग देती है, भले वो हर्बल ड्रग हो, भले वो एलोपैथ हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी ड्रग हो, अगर उसका थोड़ा लेवल ज्यादा है तो वो पॉइजन की तरह काम करती है, तो साइड इफेक्ट तो हर कोई देगा, तो हर हम लोग हॉर्मोन्स दे रहे हैं तो साइड इफेक्ट तो देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, आईपिल डेली डेली लेने का वो नहीं रहेगा, और थोड़ी सी मतलब सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। और कंपेयर टू रोज रोज आईपीएल लेना, ये ज्यादा सेफ होता है, इतना हार्मफुल नहीं होता है, ठीक। आईपीएल अभी तो मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, बट मार्केट पे तो मिलती ही है वो अभी भी, अनवांटेड 72।
हाँ ठीक है, तो अनवांटेड 72 वो तो, हाँ तो मतलब जो भी है ठीक है, वो अच्छी बात है, बट क्यों हुई है बैन, अगर वो हुई है तो कुछ आइडिया? ठीक है, मैं देखूंगी इस बारे में। ओके ठीक है, मैं देखूंगी, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है अभी। ठीक है, तो जैसे अनवांटेड 72 ही है, उसको हर बार ही लेना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि एक ही बार में कॉन्ट्रासेप्टिव डाल दो अंदर, और वो धीरे धीरे ड्रग रिलीज करते रहेगा, तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्प्लांट। उसके बाद क्या है, वेजाइनल टैबलेट। वेजाइनल टैबलेट से तो सभी को पता चल गया कि ऐसी टैबलेट्स जो कि वेजाइना के थ्रू हम लोग डालेंगे बॉडी में, और उससे क्या होगा कि अगर वेजाइना में कोई भी इंफेक्शन है, जिस भी चीज के लिए हम लोग ले रहे हैं वो चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ ज्यादा वाली बात नहीं है, नाम से ही पता चल जाता है। इनमें किसी को कोई दिक्कत? एंटीसेप्टिक वगैरह, एंटीबायोटिक्स, ये वजाइना रूट से हम लोग डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं, या मतलब डाल सकते हैं, तो इसकी वजह से हमें इफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, अगले रूट में चले। ये हो गया सॉल्यूशन। ओके, इफरविसेंट टैबलेट, टैबलेट या फिर तुम्हारा ये पाउडर के फॉर्म पे, इनो, सबने देखा है। तो इनो की जो ड्रग होती है, हम उसको पानी में डालते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और ड्रग मतलब वो हम उसको फिर डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाने के बाद पी जाते हैं, तो हमारी एसिडिटी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है किसका, इफरविसेंट टैबलेट का। ये जैसे सॉल्यूशन में पानी में जाएगी, ये क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। आप लोग देखते हो ना, जैसे पानी में डालते हैं गैस जैसी बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और इसके बाद ये एंटासिड इफेक्ट देती है। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, और सोडियम बाइकार्बोनेट। पूछ लेता है कभी कभी इंग्रेडिएंट, इफरविसेंट टैबलेट है तो तुम लोग लिख दोगे सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, एसिड और पेट में जाएगी, एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट, वैसे इफरविसेंट टैबलेट सब लोग इनो याद रखना, और इसके ये तीनों एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, ये याद रखो। नहीं, ओआरएस में तो गैस थोड़ा ना बनती है ना, वो तो जस्ट एक सॉल्ट होता है। गैसोफास्ट हो सकता है अच्छा एग्जांपल। ओआरएस में तो खाली सॉल्ट है, तो सॉल्ट को पानी में घोलते हैं, डिहाइड्रेशन को दूर कर देता है। इसमें क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा वाली जो ड्रिंक्स है, गैसोफास्ट, इनो, ये सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। हाँ, टमाटर वाले से। गैस्ट्रिक, गैस्ट्राइटिस, हाँ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम में तो बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन गैस्ट्राइटिस जो होता है वो एसिडिटी से। एक होता है डिस्पेंसिंग टैबलेट, या डिस्पर्सिबल टैबलेट होगा।
डिस्पर्सिबल टैबलेट, ये अब है, हाँ घोलने वाली टैबलेट, हाँ ये वाली टैबलेट क्या है अभी बैन है, मतलब नहीं बैन तो क्या है मतलब ना के बराबर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता था कि हमारे जो ड्रग है, ड्रग की एक मतलब जैसे एक टैबलेट होती है, ठीक है, एक टैबलेट होती है, हम लोगों को क्या करना था, उस टैबलेट को जो है, जो मैंने नहीं कहा था आपको स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन करके आता है, वाटर आता है इंजेक्शन के लिए, नॉर्मली हम किसी वाटर को हम इंजेक्शन के रूप में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस जो वाटर में क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा माइक्रोब्स हो सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, और वो स्टेराइल नहीं होगा। हमें जो पानी चाहिए वो क्या चाहिए, स्टेराइल चाहिए, जिसमें कि बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वगैरह कुछ ना हो, ठीक है। तो उस पानी को हम लोग कहते हैं, जो स्टेराइल होता है उसको हम कहते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन, मतलब ऐसा पानी जो कि इंजेक्शन के लिए सुटेबल है, ठीक है, इस पानी को कहते हैं हम वाटर फॉर इंजेक्शन। तो हम क्या करते हैं कि ये जो टैबलेट है, ठीक है, इस टैबलेट को सबसे पहले वाटर फॉर इंजेक्शन में डाल के घोल देते हैं, एक घोल बनाते हैं, और फिर इंजेक्शन से उस घोल को लेते हैं और बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, टैबलेट है और हमारे पास एक वाटर फॉर इंजेक्शन है, मतलब ऐसा पानी जो कि हम लोग इंजेक्शन के लिए सुटेबल है, स्टेराइल वाटर है हमारे पास, साफ सुथरा पानी। तो हम टैबलेट लेंगे, उस पानी में घोलेंगे, इंजेक्शन में लेंगे और बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, यही होता है हमारा डिस्पर्सिबल टैबलेट। इसके साथ डिसएडवांटेज क्या हुए कि जब ये प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, सपोज जब उसको घोल रहे हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं से कंटामिनेशन के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए हमारी बॉडी में माइक्रोब्स वगैरह जा सकते हैं, इसीलिए ये जो रूट है, मतलब ये जो टैबलेट्स हैं, इनको हम लोग आजकल यूज नहीं करते हैं, तो ये है हमारा डिस्पर्सिबल टैबलेट। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाइपोडर्मिक है और डिस्पेंसिंग टैबलेट, ओके, ये डिस्पेंसिंग टैबलेट नहीं, इसको लिखो हाइपोडर्मिक टैबलेट लिखो, इसको लिखो हाइपोडर्मिक टैबलेट। टैबलेट ली, पानी में घोला, इंजेक्शन के थ्रू से बॉडी में डाल दिया, इसको डिस्पर्सिबल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हाइपोडर्मिक टैबलेट। डिस्पर्सिबल दूसरी होती है, डिस्पर्सिबल में क्या होता है कि टैबलेट है, पानी में घोल दिया और पी गए, डिस्प्रिन जैसे, ठीक है। तो थोड़ा वो गलत हो गया था मुझसे, जो डिस्पर्सिबल टैबलेट है वो हो गई आपकी डिस्प्रिन, डिस्प्रिन की गोली ली, पानी में घोला और पी गए, ठीक है, जैसे बच्चे वगैरह को निगलने में दिक्कत होती है तो डिस्प्रिन लेते हैं, पानी में घोलते हैं और पी जाते हैं वो, हाँ, तो वो हो गई क्या, डिस्पर्सिबल टैबलेट। लेकिन गोली ली, पानी में मिलाया और इंजेक्ट कर दिया, उसको कहते हैं हाइपोडर्मिक, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मुझसे गलती हुई है। ये दोनों अलग अलग है, हाइपोडर्मिक नाम से ही पता चला, डर्मा, तो उसको हम इंजेक्ट करेंगे, डिस्पर्सिबल में गोली मिलाएंगे और ओरली पी जाए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है किसी को। तो इस इतने टाइप के हम लोगों ने टैबलेट के बारे में पढ़ा था। तो अभी हम सबको पता चल गया कि बेसिकली टैबलेट क्या होता है, ठीक है, टैबलेट क्या होता है हमें पता चल गया, और टैबलेट किस किस मेथड से बनाया जाता है वो भी हमें पता चल गया, कंप्रेशन और मोल्डिंग से बनाया जाता है। हमें टाइप्स ऑफ टैबलेट, मैंने एक एक टाइप को आप लोगों को अच्छे से बता दिया है, जब नोट्स में आप लोग टाइप्स देखोगे टैबलेट के तो अच्छी से वहां डेफिनेशन देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो आप लोग एग्जाम में लिख लोगे, ठीक है। इसके अलावा आज हम लोग, हमारा शूटिंग्स का प्रैक्टिकल है ना, तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम टैबलेट पे चल रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग टैबलेट को एक एक चीज अच्छी से समझे। मैंने इससे पहले आप लोगों को ग्रेन्यूल्स बताए थे ना, ग्रेन्युलेशन, बूंदी, हाँ, तो आज क्या करेंगे हम लोग, लैब में ग्रेन्यूल्स बनाएंगे, ओके। तो आज हम लोग लैब में जाएंगे, टैबलेट के लिए आज हम लोग सब ग्रेन्यूल बनाएंगे और अगली बार हम लोग उससे टैबलेट भी बनाएंगे,
कंप्रेशन मशीन में डाल के हम टैबलेट भी बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग जो हमने टैबलेट बनाई है उसको सही बनाया है या नहीं बनाया उसकी टेस्टिंग भी करेंगे। ओके, तो आप सब लोग शांति से लैब में आएंगे और आज ग्रेन्युलेशन की प्रोसेस